वंदे संस्कृतम के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे स्वर संधि और स्वर संधि में भी देखे थे दीर्घ संधि ना, जिसमें आकाशवड़े दीर्घा पृष्ठ 46 पर देखिएगा, कल हुआ था आकाशवड़े दीर्घा रीति सवर्णे रीवा तथा रीति सवर्णे रीवा वार्तिक हुआ था और होत्रिकार यह रूप तो रीत्य का प्रकृति भाव से हुआ था, यहाँ तक हुआ था। आज हम लोग को देखना है गुण संधि। आइए देखते हैं, इधर संज्ञा एवं परिभाषा लगा है। गुण संधि, गुण संधि गुण संधि अब बड़ा हो गया है ना लिखने में। अभी क्या है ना, कुछ लोग परेशान थे कि जो है छोटा छोटा लिखने में आ रहा है, तो दिख नहीं रहा था लोगों को। गुण संधि ना, हाँ आज थोड़ा बड़ा किए हैं। देखिए हमको भी आदत नहीं है उतना ज़्यादा। कह रहा है कि आद गुण, गुण संधि करने वाला सूत्र कौन सा है? आद गुण, गुण संधि करने वाला जो सूत्र है वो है आद गुण, और गुण संज्ञा करने वाला सूत्र क्या होता है? आदेन गुण। तो आपसे मान लीजिए कि गुण संधि करने वाला सूत्र जो है वह आद गुण है और गुण संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वो आदेन गुण है। देखते हैं क्या है। कह रहे हैं कि यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आवे। देखते हैं पुस्तक से ही जो कह रहा है हम उसी को ले रहे हैं, क्योंकि इसमें इसी से पूछता है। यदि अ या आ के बाद, अ भी आ सकता है और आ भी आ सकता है। कह रहा है कि यदि अ या आ के बाद ह्रस्वरी या दीर्घरी आवे, ये लिखा है ना। यदि अ या आ के बाद ह्रस्वरी या दीर्घरी आवे तो दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दोनों के स्थान में ए हो जाएगा। बात समझिएगा, माने अ और ई, इन दोनों के स्थान में क्या होगा? ए होगा। ए कह रहे हैं। या फिर ले लेते हैं आ और ई, इन दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यही कह रहा है कि वो पहले आपको, जिसको प्रथम वर्ण या द्वितीय कर सकते हैं या पूर्व वर्ण या पर वर्ण भी कर सकते हैं। अ या आ के बाद ह्रस्वरी या दीर्घरी आवे तो इन दोनों के स्थान पर, ऐसा नहीं है कि के स्थान पे यह होगा, वो यण संधि में होता है ना। अ या आ के बाद ई या ई आवे तो इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। एकदम पंक्ति से देखिएगा। दूसरा क्या लिखा है? यदि ह्रस्व उ या दीर्घ रू आवे तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। यहाँ समझिएगा, ह्रस्व उ या दीर्घ उ आवे तो इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। इधर आप उसी को पकड़े रहिएगा, अ या आ। ठीक, अ या आ के बाद, अ या आ के बाद उ या उ आवे तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। गुण संज्ञक वर्ण हम लोगों ने पढ़ा था 3। कितना पढ़ा गया था? 3। आ, ए और ओ, यही पढ़ा गया था ना। गुण संज्ञक वर्ण थे जिस किस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है? गुण संज्ञक वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा? एंग प्रत्याहार के अंतर्गत ना। आदेंग गुण, अत से क्या निकला था? अ मिला था और एंग में 2 वर्ण आते हैं। आदेंग गुण जो गुण संज्ञा में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर कह रहा है ओ हो जाता है। 2 नंबर समझ गए। फिर तीसरे में क्या लिखा है? यदि ह्रस्वरी या दीर्घरी आवे तो दोनों के स्थान में अर हो जाता है। कंडीशन है, यहाँ भी आप वही समझिएगा, अ या आ के बाद यदि ह्रस्वरी आवे, ह्रस्वरी हो चाहे दीर्घरी हो, तो भी उन दोनों के स्थान पे क्या लिखा है? क्या हो जाता है? आर हो जाता है। वैसे तो आप जान लेना ये आ है, और ये किस पंक्ति में आता है? ऋतुर रखाना मूर्धा। ये उरण रपरह से यहाँ र हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 तक समझ गए होंगे। चौथे नंबर पे देखिए पुस्तक क्या करे? यदि री आवे तो दोनों के स्थान में अल हो जाएगा।
तो री का दीर्घ होता नहीं है, इसके लिए री का दीर्घ नहीं लिखा है। कह रहे हैं यदि री आवे, किसके बाद री आवे, वो आ के बाद या आ के बाद, ये समझते रहिएगा, अ या आ के बाद, ये सबके साथ कंडीशन रहेगी। ये री आवे तो यहाँ लपर से क्या हो जाता है, अल हो जाता है। आप एक चीज़ याद करिएगा, पहले हम लोग गुण संज्ञक वर्ड पढ़े थे। गुण संज्ञा करने वाला जो सूत्र था वो अदेंग गुण था, अदेंग फिर क्या था, गुण, अदेंग गुण। तो यहाँ हमको अ मिल गया था, अत से ए निकाला गया था ना, और एक अ ए और ओ, यही है ना। ए गुण संज्ञा करने वाला सूत्र और गुण संज्ञक वर्ड 3 हुए थे, देखिए इसी की संधि भी मिल रही है। यहाँ क्या मिला, ए ओ और अ, ये तो री है ना, ऋतु डखा नाम मूर्धा, ये उरण रपर से यहाँ क्या हुआ, र हुआ, और लपर से यहाँ ल होता है। और एक चीज़ समझिएगा, यदि न समझ में आए तो आ और री के स्थान पे क्यों अर ही होता है, इसका भी कुछ मतलब है। आप याद करिए, जब हम लोग पढ़ते हैं तो र किस पंक्ति में आता है, ऋतु डखा नाम मूर्धा, यही आता है ना, ऋतु डखा नाम मूर्धा। तो री के पंक्ति में ही तो र आता है कि नहीं, ऋतु डखा, और ल, और फिर देखना री के स्थान पे क्यों ल ही हो गया है, ऐसा समझ, ऋतु लशानाम दंता, ये उसी की पंक्ति का है कि नहीं। जब हम लोग उच्चारण स्थान पढ़े थे तो ये मिला था ऋतु लशानाम दंता। आपको ये यहाँ समझ लेना है, वो ह्रस्व आ हो या दीर्घ ना, ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ हो, उसके बाद यदि ई या ई आवे तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। माने ये आपका हो जाएगा पूर्व वर्ड, ये क्या हो जाएगा पूर्व वर्ड, और ये क्या हो जाएगा पर वर्ड, पर माने बाद वाला वर्ड, और ये दोनों के मिला करके ये हो जाएगा आपका संध्य अक्षर। ये क्या हो जाएगा, इसको यहाँ कह दीजिए, ये हो जाएगा संध्य अक्षर, संध्य अक्षर, यहाँ यह है संध्य अक्षर, वो अपने से बना लीजिएगा, उतना देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अ या आ के बाद यदि ई या ई आवे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अ या आ के बाद उ या उ आवे तो ओ हो जाएगा। अ या आ के बाद री या री आवे तो अर हो जाएगा। अ या आ के बाद री आवे तो अल हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? आपकी पंक्ति से ही हम बता रहे हैं, तरीका इसका बहुत है। फिलहाल बाबूराम सक्सेना में जो लिखा है मैं वही लाइन आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। नंबर 7 में पृष्ठ 47 पे लिखा है, यदि अ या आ के बाद, ये लिखा ना, आपको अ और आ दोनों ले लेना है, वो सबके साथ चलेगा ना। यदि अ या आ के बाद ह्रस्वरी या दीर्घरी आवे तो दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका भी कंडीशन है, समझिएगा। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था ए किसके किसके संयोग से बनता है, अ और ई के संयोग से क्या बनता है, ए ना। क्यों आ और ई मिल करके ए ही हुआ, क्योंकि आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का उच्चारण स्थान तालु है, और ए का उच्चारण स्थान भी कंठ और तालु है ना। आ और ई मिल करके ओ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसका भी रीजन है ना। क्योंकि जब कंठ और तालु है तो इसके आ और ई के स्थान पे जब होगा तो ए ही होगा। और फिर हम लोग देखे थे ऊ, तो ऊ बनाने के लिए आ और क्या लगा था, ऊ। इसका उच्चारण स्थान क्या बताया गया था, कंठ और ओष्ठ। हम इसको बार बार लिख नहीं रहे हैं, हमको लगता है टीजीटी के लिए बहुत है, इतना तो सब लोग पकड़ लेंगे ना, कोई कठिन नहीं है कि उसको बार बार लिखें, इतना आता ही होगा। फिर क्या कर रहे हैं कि कहाँ गया, यदि अ या आ के बाद ई या ई आवे तो दोनों के स्थान में ए होगा। यदि अ या उ आवे तो दोनों के स्थान में ओ हो जाएगा। अ और आ को लेके चलिएगा। फिर कह रहे हैं यदि री या री आवे तो अर हो जाएगा, अ या आ के बाद। यदि री आवे तो क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। चूंकि री का दीर्घ नहीं होता, इसीलिए देखिए लास्ट में क्या लिखा है, यदि री आवे तो दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा, अल हो जाए। ऊपर सब जगह लिखा है ना, ह्रस्व या दीर्घ लिखा है ना। री के आगे भी देखिए लिखा होगा ह्रस्व या दीर्घ री आवे, ऊ के आगे भी ह्रस्व या दीर्घ ऊ आवे ना।
फिर ई ह्रस्व या दीर्घ ई आवे, लेकिन री के लिए कहे कि री आवे तो अल हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए होंगे, कुछ है नहीं। अब पहले उदाहरण को जरा सा देखते हैं। पहला उदाहरण क्या दिया है? उपधन इंद्र, यही है ना, उपधन इंद्र। देखते हैं इधर, ये यहाँ तक समझ में आ गया ना? बताइएगा कहीं यदि लगे कि क्लिष्ट लग रहा है तो हमको बताइएगा। देखिए, उपधन इंद्र। एक चीज़ और है, देखिए संधियाँ टूटती कहाँ से हैं? ज़्यादातर टूटने का जो चांस होता है वो जोड़ा होता है किसी भी पार्ट का ना। अभी एक्सीडेंट हो या कहीं हम लोग गिर जाएं तो यहाँ से हाथ कम टूटता है। जब भी टूटता है वो कहाँ? जोड़े से ही टूटता है ना। चाहे यहाँ से टूट जाए चाहे यहाँ से, ज़्यादातर लोगों का हाथ कभी यहाँ से और कभी यहाँ से। पैर की भी वही कंडीशन है। तो जो संधियाँ टूटती हैं वो कहाँ से टूटेंगी? मध्य से टूटेंगी ना। ज़्यादातर संधियों में कुछ एक को छोड़ करके वो मध्य में। हम लोग गन्ना तोड़ते हैं तो गन्ना कहाँ से टूटता है? बीज से ही टूटता है ना। ज़्यादातर वो बीज से टूटता है। और देखिए, ये आपको ना लगे, कभी कभी लोग परेशान हो जाते हैं कि आ या आ लिख दिया गया, तो इसके लिए भी कंडीशन है। ये ना लगे भाई अब ये कह दिए, आ भी हो सकता है, आ भी हो सकता है पहले, लेकिन इसका कोई ना सार्थक थोड़ा सा अर्थ होना चाहिए। अब ऐसे देखेंगी तो ऐसे कर दें, मान लीजिए कहें आपकी उपा धन इंद्र क्यों नहीं हो सकता है? तो ये बताइए, उपा का कोई अर्थ नहीं है। उप का क्या होता है? उप का अर्थ समीप हो जाता है ना। मतलब दोनों का कोई अर्थ निकलना चाहिए, ये मतलब है। और वो भी कैसा अर्थ होना चाहिए? सार्थक अर्थ होना चाहिए, निरर्थक अर्थ नहीं होना चाहिए। क्या लिखा? उपधन इंद्र। लिखा क्या है? ह्रस्व या दीर्घ ना, ह्रस्व या दीर्घ, आ हो या आ हो। ठीक है, इसको हटा देते हैं। बीच में ए आ गया तो लगेगा ये कहाँ से आ गया? आ और ई मिलकर बना हुआ था। अब उप में क्या दिख रहा है? अ, इसको निकालिएगा जरा सा। उ, उसके बाद क्या है? प आधा हो जाएगा ना। जब यहाँ से स्वर निकल जाएगा तो प क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है? इंद्र। हम लोग संधि को पढ़ रहे थे तो पर वाले का पहला ले लेते हैं, ये देखते हैं ना, बाद वाले का पहला। और आप देखिए संधि में ना बाद वाले का पहला अक्षर ले लीजिए, नंत्र को अलग कर दीजिए। आप ऐसे संधि करना सीखिए। आ और ई मिला, हमने क्या पढ़ा? ये कह रहे हैं आ हो या ई हो, उसके तुरंत बाद ई या ई आवे तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यही बताया। देखिए, ये एक कह लीजिए माता पिता पहले कैसे होंगे? माता पिता तो बाद में बनेंगे ना। ये जो वर वधू कह लीजिए, जब दोनों क्या होते हैं? संयोग होता है तो किसकी प्राप्ति होती है? पुत्र की प्राप्ति होती है। मान लीजिए ए क्या है? पुत्र है, माने इन दोनों के स्थान पे आ और ई दोनों का स्थान कौन लिया? अब बच्चा ले लिया ना। और फिर उसके बाद सबका स्नेह बच्चे की तरफ भाग भी जाता है। उप से हमने आ को निकाला, इधर क्या है? ई था। आ और ई मिलाया गया, क्या बना? ए। चूंकि संधि आपकी कह रही थी कि आ या आ के बाद आ मिला, हमको दोनों नहीं मिलना है, या तो आ मिलेगा या तो आ मिलेगा। आ या आ के बाद यदि ह्रस्व ई या दीर्घ ई आवे ना, कुछ भी आ जाएगा, तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हुआ कि नहीं? अब आप देखिए संधि को जैसे का तैसे उतार दीजिए। लिखा है उप और इधर नंत्र लिखा है, इसको ऐसे उतार लीजिए। अब ये कहाँ चढ़ जाएगा? पापे ना। क्या बनेगा? उपेंद्र। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखिए, एक आध उदाहरण और को देख लेते हैं। लिखा है गण धन ईश। लिखा है गण धन ईश। ईश ईश्वर है ना। ईश कौन है? गण धन ईश लिखा होगा, गणेशा बनेगा। अब देखिए, अब इस गण का भी अर्थ है कि नहीं? आप अलग अलग भी अर्थ देखेंगे। ईश ईश्वर हो गए, गण भी, गण माने समूह होता है कि नहीं होता? गणा कुछ नहीं हो पाएगा। ये भी अ वाला उदाहरण है। तो गण में क्या लिखे हैं? ग, उसके बाद क्या है? ड़। ड़ से किसको निकालना है? आ को। इधर क्या दिख रही है? दीर्घ ई दिख रही है ना। आ और ई कंडीशन रखी गई थी, वो आ या आ के बाद ह्रस्व भी आ सकती है और दीर्घ भी आ सकती है, तो भी दोनों के स्थान पे क्या बनेगा?
ए ही बनेगा। अब ई निकल गया है, यहाँ से ई का काम खत्म हो गया, बचा क्या है देखिए, सा बचा है, सा ना। अब यहाँ ड़ आधा है तो मात्रा इधर चली जाएगी ना। अब ये क्या हुआ, ये मात्रा आ जाएगी गणे और इसका संयोग कर दीजिए, क्या बनेगा गणे शाह। कोई दिक्कत, समझ जाएंगे ना। आगे का कोई भी करना होगा, आप यदि तोड़ के करेंगे तो थोड़ा सा आसान लगेगा। और लोग वैसे तो कहने के लिए कह देते हैं एक चोटी हो, एक चोटी वाला जितना रहेगा सब गुण संधि है, कहते हैं ना। लेकिन देखिए कुछ जगह हमें सही होता है, पूरा जगह नियम फॉलो नहीं होगा। अभी आप अक्षौहिणी पाएंगे आगे चल के, प्रादु होड़ो ढय सैसेसु पाएंगे आगे चल के ना, जो सभी गुण संधि का क्या मिल जाएगा, अपवाद मिलेगा ना। स्व आदि रेरीड़ो पाएंगे जा करके, तो सब गुण संधि का अपवाद मिलेगा। कहने के लिए कह देते हैं पर सब जगह एक ही चीज़ फॉलो होती नहीं है, तो अपवाद की जगह लोग फंस जाते हैं जनरली। ये दो समझ में आया। इसके बाद वाला आप घर कर पाएंगे कि नहीं। देखिए लिखा है रमाधन ईश, सामासिक पद वाला उदाहरण है, रमाधन ईश। यहाँ लिखिए, दिख रहा है, आएगा कि नहीं, आ रहा है ना। रमा धन ईश, रमाधन ईशा, ये लिखा होगा रमाधन ईशा। अब रमा में देखिए क्या दिख रहा है, यहाँ हम रम कर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ रम होता तो कोई अर्थ नहीं निकलता ना। रमाधन क्या बना, ईश, ठीक। अब आ और ई मिलेगा तो भी क्या बनेगा, आ और ई मिलेगा, चूंकि यहाँ कहा गया आ हो या ई हो, इधर आ या आ कुछ भी हो सकता है, इधर भी ई या ई में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आ और ई मिला तो क्या बना, ए। अब इधर जो रम दिख रहा है, ए की मात्रा लगा दिया जाए, इधर क्या बचा है, सा ना। इसका संयोग किया जाएगा तो क्या बनेगा, रा। एक मिनट हटा देते हैं, इधर जगह भी नहीं बची है ना, इसको मिटा दे रहे हैं। अब इसका जब संयोग किया जाएगा तो क्या बनेगा, रा में सह बन जाएगा ना। हाँ, जैसे नहीं, गलत का मतलब कोई अर्थ, जैसे किसी का ना कोई सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है। रमायाम ईसा षष्ठी है यहाँ। जब ये सामासिक पद हम लोग संधि में पढ़ रहे थे ना, संहिता एक पद नित्या नित्या धातु उपसर्ग पढ़ रहे थे ना, तो वहाँ नित्या समासे, समास में भी क्या होगी, संधि नित्य होगी, तो षष्ठी का लोप किया गया है। रमा का जब रूपवा चलेगा तो षष्ठी में चला जाएगा ना, यहाँ क्या होगा, लोप इत्यादि कार्य हुआ है, तो रमाधन ईसा, ठीक है। सामासिक पद वाला यह उदाहरण है। अगला उदाहरण है गंगाधन ईश्वर। गंगा में क्या दिख रहा है, गंगा में आ और इधर ईश्वर में ई, तो क्या आ और ई मिलकर क्या बन जाएगा, ए। तो गंगेश्वर बना लेंगे घर पे जाके। इसको तोड़ के देखिएगा, नहीं बन पाएगा बताइएगा। लिखा है वृक्ष धन ऊपर, वृक्ष धन ऊपर, तो छ में क्या है, कक्षा वाले छ में आ है और ऊपरी का ऊ, तो आ और ऊ मिलेगा, आ और ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा, ओ बन जाएगा, तो क्या बनेगा, वृक्षो परि। कॉपी लेके बैठा करो, कम से कम जब बोल रहे हैं ना तो आएगा कुछ, ऐसा नहीं कि टेट में ये नहीं रहता है। ये बैठी इसके दिमाग में भर गया था, करे टीजीटी चलेगा, हम तो उसमें हमारा सब बेकार है, हम कहे उसमें कुछ अलग से नहीं पढ़ाया जाता है। भाई थोड़ा सा डीप हो जाता है, बाकी चीज़ें वही रहती हैं। व्याकरण कहीं का भी मिले अध्ययन करना ही चाहिए। कोई तुम लोग में क्या है, बहुत बेसिक है, इन लोग में थोड़ा सा ज़्यादा है, ऊपर वाले और ज़्यादा पढ़ते हैं, बस यही अंतर है। तो ये नहीं सोचना ये छहारा में टीजीटी का क्लास है। हम तो कहते हैं वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूजीसी हो, सभी को पूछेगा तो अरे भाई पूछेगा, जब गुण संधि करने वाला सूत्र तो आध गुणा नेट वाला भी बताएगा, आध गुणा कोई प्रोफेसर होगा वो भी बताएगा, और वही टेट वाला भी बताएगा, और वही कक्षा 10-11 का बच्चा भी वही बताएगा। उतना 10-11 में तो गुण संधि इत्यादि होगी ना, है कि ना गुलाम, है ना। हाँ, कहाँ देखा, देखिए लाइव चल रहा है, सब लोग तो भगवान 10 में गुण संधि है कि नहीं, मैडम खुद नहीं, मैडम भैया पढ़ी नहीं है 10-11 में गुण संधि पढ़ी नहीं है, इसके लिए जान नहीं पाए। देखिए अच्छा, अगला उदाहरण है वृक्ष धन ऊपरी, बन जाएगा, घर पे जाकर बना लोगी ना। हाँ,
उसके बाद गंगाधन उदकम, क्या है? गंगाधन उदकम, तो गंगा में क्या है? आ है, और उदकम में ऊ है, तो क्या बनेगा? आ और ऊ मिल करके गंगोदकम। कल सब लोग अपनी कॉपी लेके आएंगे घर पे बना के, विशेष रूप से आरती बाकी लोगों का बना है। मायया धन ऊर्जसी, मायोर्जसी कृष्ण धन रिद्धि, ये थोड़ा क्लिष्ट लगेगा, मैं एक बार बना देती हूँ। कृष्ण धन रिद्धि, पुराने लोग बना लेंगे, जो नए हैं उनको हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत लगे। ऐसे जब आप वर्डों को तोड़ेंगी तो निकल जाएगा। क्या लिखा है? कृष्ण प्लस रिद्धि, यही है ना। अब कृष्ण में क्या दिख रहा है? आ, इसको हम जरा सा तोड़ते हैं, कृष्ण, उसके बाद आ को अलग कर दे रहे हैं, प्लस नहीं लगा रहे हैं, आ, और इधर से आप ले लीजिए री को, और एक धी ऐसे उतार दे जैसे तैसे। आपको करना तो इतना ही है ना। अब यहाँ क्या बताया गया था? आ और री मिलकर क्या बनेगा? आर ना, कुछ करना ही नहीं है। आ और री के स्थान पे रह कर दो, आ को आ ही उतार दीजिए। रिटू रखाना मूर्धा, कभी गलत नहीं होगा, इसी की लाइन का है ना। तो यहाँ क्या बन जाएगा? आर, ये क्या बनेगा? आर। अब आपको क्या करना है? ये कृष्ण आधा है, कृष्ण क्या कर देंगे? पूरा कर देंगे। इसमें क्या जुड़ जाएगा? आ जुड़ जाएगा। अब बचा है रा, रा का क्या हो जाएगा? रेफ हो जाएगा। किसके ऊपर? हाँ, कृष्णार्धी। ठीक है, ऐसे ही बना है ना, कृष्णार्धी। इसी तरह और कोई उदाहरण है? ब्रह्मा धन ऋषि, बन जाइए आरती ना। ब्रह्मा में क्या है? आ है, फिर ऋषि है, तो जब जो रा है, कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, रा कहाँ लेके जाएं? रेफ उत्तर पद में लेके जाइएगा। रा को जो रेफ होगा रा, री को क्या हो जाएगा? महर्षि के शब्द पे चला जाएगा ना, महर्षि। ठीक। ग्रीष्म धन ऋतु, ग्रीष्म धन ऋतु तोड़ दे रहे हैं। इधर आ रहा है कि नहीं? लिखे तो देखो, आ रहा है। इसको हटा दे रहे हैं ना। देखिए उदाहरण क्या है? ग्रीष्म, ग्रीष्म माने गर्मी, ग्रीष्म धन ऋतु, यही है ना, ऋतु, ग्रीष्म धन ऋतु, ये प्लस कर दिए। ठीक है। अब इधर अभी ग्रीष्मा कर देते तो कोई अर्थ नहीं निकलता ना, सार्थक। ग्रीष्म माने गर्मी, ऋतु भी जानते भैया। अब इधर देखिए, ग्रीष्म में क्या दिख रहा है? आ, और ऋतु में से क्या निकाल लेंगे हम? री निकाल लेंगे। तू को आप ऐसे उतारते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, बाद वाला पद उसी तरह जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ ग्रीष्म दिखा, तो इधर हम इसको उतार ले रहे हैं ग्रीष्म। अब ये आधा हो गया ना। आ और री मिल करके यहाँ क्या बन रहा है? देखिए, आ और री, तो क्या बनेगा? आर बन गया ना। तो यहाँ हम क्या लिखे? आर। देखिएगा, फिर ये क्या होगा? ग्रीष्म में माँ आधा है ना, इसको संयोग कर दिया जाए, और उसके बाद तू को इधर हम उतार ले रहे हैं, यहाँ उतार दिए। देखिए, अब इसको पूरा हो गया तो क्या बना? ग्रीष्म, और तू उतार दें, तू और रा को क्या हो जाएगा? रेफ हो जाएगा। ग्रीष्म तू, ये बनाया है क्या? ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये माँ पे रेफ करें, किस पे करें। ये जब भी जाएगा उत्तर पद पे, कहाँ का है? ये रा है ना, ये री के स्थान पे रा हुआ है, तो बाद वाले पद पे चला जाएगा, बाद वाला जो वर्ड होगा। इसी तरह से महाधन रिद्धि बन जाएगा ना, महारधी। घर बना के देखिएगा, नहीं बनेगा, कहीं फंसेंगे तो हमसे पूछिएगा। जो लोग ऑनलाइन देखेंगे वो भी कमेंट के माध्यम से पूछेंगे, मैं उनको टिप बता दूंगी। तव धन ऋकार, इसका एक ही उदाहरण, बहुत ज़्यादा नहीं बनता है। देखिए, तव धन ऋकार। ठीक। तव में क्या दिख रहा है? अ दिख रहा है, और इधर क्या है? री। अब जरा सा देखिए, तो तव को हम आधा कर दे रहे हैं, क्योंकि अभी हट गया ना, और इधर कार को उतार लीजिए, जो गाड़ी घोड़ा है। ठीक, वैसे तो गाड़ी है नहीं हम लोग के पास, लेकिन यहाँ गाड़ी मिल गई। चलो, आ और री मिल करके क्या बनेगा? आ और री, अल। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? अल। अब यहाँ आपको क्या करना है?
ये नीचे जाएगा कि नहीं, लिखे कि नहीं इधर, ठीक है। अब देखिए तव में आ जुड़ जाएगा, तव पूरा हो जाएगा, यहाँ वाला आ जोड़ लीजिए, अभी जो मैंने अलग किया था ये यहाँ कर लीजिए। तो क्या बना, तव और ला आधा है, कार को उतार दीजिए, ला को आधा का आधा उतार दीजिए, क्या बनेगा, तवलकार। कोई दिक्कत, समझ में आ गया होगा ना। अच्छा, मया धन ऊर्जस्वी लिखा है ना, इसको मिटा दें। पुस्तक में भी देखिएगा आप लोग, तो हमको नहीं लगता है कठिन लगेगा, और कोशिश किया करिए करने का भी। या धन ऊर्जस्वी, दीर्घी लिखा क्या ना, अच्छा ठीक है, अच्छा ऐसे है ना, हर्षु एक दीर्घ कर दिया है, मया धन ऊर्जस्वी, ठीक है। अब यहाँ क्या है, यहाँ से क्या मिलेगा हमको, आ मिला ना, और इधर क्या मिला, ओ, आ और ऊ मिलेगा, क्या बनेगा, आ और ऊ मिल करके क्या बना, ओ बनेगा, ठीक है। अब यहाँ क्या कर देना हमको, हम इसको जो गैप बना है उसको उतार ले रहे हैं, माँ या, और ये या बचेगा, अब क्या बचेगा, यही फंस रहा था ना, और इधर ऊ का काम खत्म हो गया है, और ये जैसे है आप उसी तरह क्या करना है, ये लिखा है जैसे है उसको, अच्छा उसको सही से लिख दें, हो सकता है कि लोग समझने में दिक्कत, हाँ समझने में लोग कहेंगे कि हाँ चलिए लिखा सही है, हो सकता है हाँ थोड़ा सा मेरे लिखने में ऐसा लग रहा हो। अब ये क्या करना है आपको, माँ है, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आ और ऊ मिलकर क्या बना, ओ, ना समझ में आए पहले ऐसे डायग्राम बना लीजिएगा, यहाँ से आप समझ पाएंगे। माँ, उसके बाद है या, अभी उसके बाद आधा या है, तो ये मात्रा किधर चली जाएगी, या पे, देखिए वही लिखा होगा, आप पीछे वाला जैसे है उसी तरह उतार दीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए आरती बना क्या, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत होगी उसे पूछिएगा। अब देखिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, अब जो है अपवाद है, ठीक है, इसको पहले करिएगा, जो नहीं बन पाएगा उसको पूछिएगा, ठीक है, इसको पढ़िएगा ज़रूर। अपवाद को हम कल देखते हैं।